हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो रियल नंबर ना वो होते हैं जो एक नंबर लाइन तो बताइए होगा तुम्हें। नंबर लाइन मतलब 0, यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब रियल नंबर ना वो होते हैं, वो वाले नंबर होते हैं जो इस नंबर लाइन पे ना यूनिकली रिप्रेजेंट हो। ठीक है, बस वही रियल नंबर होते हैं। और एक बात जान लो, जो भी रियल नंबर का स्क्वायर होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जो भी रियल नंबर का, जब तुम कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे, जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही आएगा। अब अगर तुम -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 × -2 माइनस कट, तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 +4। अब हमें ये तो पता चल गया कि रियल नंबर्स होते क्या। अब देखो जो रियल नंबर्स होते हैं ना उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। ठीक है, अब रैशनल नंबर तो पता ही होगा जो तुम p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और ये दोनों है ना, जो p एंड q ये दोनों को प्राइम इंटीजर्स होंगे। अब तुम्हें प्राइम नंबर तो पता ही होगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर बता देता हूँ मैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो मतलब जिनके जो फैक्टर होंगे ना वो बस दो ही होंगे, एक होगा फैक्टर 1 और एक होगा द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मान लो 2 है, अब वो एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या है 1 और 2, तो इसके बस दो ही फैक्टर है ना, तो यही प्राइम नंबर है। अब को प्राइम मतलब जैसे p एंड q है, इन दोनों का HCF मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना वो 1 होगा। ठीक है, जो HCF होगा ना p एंड q का वो हमेशा 1 होगा। मतलब p एंड q को 1 के अलावा ना और कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा। यही होता है को प्राइम नंबर्स का मतलब। और इरेशनल नंबर वो है जो मतलब रैशनल नहीं है, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, अब देखो जो रैशनल नंबर होंगे ना वो तीन सब पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे नेचुरल, होल और इंटीजर्स। और नेचुरल नंबर होंगे जो 1 के बाद आएंगे, जैसे 1 2 3 4 ये तो पढ़ाई है। और होल नंबर होंगे जिसमें बस वो होल नंबर ना नेचुरल नंबर होते हैं, बस उसमें एक 0 ऐड हो जाता है, मतलब 0 प्लस नेचुरल मतलब 0 1 2 3 4। और इंटीजर्स होंगे जैसे देखो -1 -2 -3 और जैसे और होल नंबर। ठीक है, जैसे तुम -27 लोगे, ये भी एक इंटीजर है, ये तो तुम छोटी क्लास में पढ़ ही आए हो। अब देखो इरेशनल नंबर ना वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। ठीक है, अब जैसे मान लो कुछ पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं इरेशनल के। √2 √5 √7 ये सारे ना इरेशनल नंबर है। ठीक है, और जैसे मान लो p कोई भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जिसके फैक्टर बस दो ही हैं, 1 और एक ये p मतलब नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका जो भी रूट होगा ना, रूट होगा p का, वो हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा। जो भी रूट होगा p का वो इरेशनल नंबर। ठीक है, और जैसे मान लो 2 है, वो एक प्राइम नंबर है, इसका तुम रूट करोगे तो √2 ये एक इरेशनल नंबर है बस। और जैसे मान लो 5 भी प्राइम है, √5 इरेशनल है। यही था बस इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा। अब हम इस चैप्टर का ना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब ये यूक्लिड लेमा क्या होता है। अब लेमा का मतलब ना ये होता है कि लेमा कोई एक प्रूफ स्टेटमेंट होती है जो अदर स्टेटमेंट्स को ना प्रूव करने के लिए यूज होती है, मतलब अदर थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए यूज होती है। और तुम लेमा को ना एक एक्सियोम की तरह भी मान सकते हो। ठीक है, अब ये लेमा क्या कहती है कि जैसे तुमने पढ़ा ना डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये तो हमने पढ़ाई है। ठीक है, डिवीजन रूल है ये तो। अब मान लो डिविडेंड है a, ठीक है, डिवाइजर है b और क्वोशंट है q और रिमाइंडर है r। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा ना वो ये कहती है कि a = b³ + r वेयर r इज ऑलवेज स्मॉलर देन b, मतलब डिवाइजर से जो भी रिमाइंडर है ना वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, और जो रिमाइंडर है ना वो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के। बस हमारी ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा ना ये कहती है कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होगा और या फिर और 0 से बड़ा या फिर इक्वल होगा। ये सिंपल सी यूक्लिड डिवीजन लेमा थी। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब होता है कि जैसे हम कुछ स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, बस ये एल्गोरिथम का मीनिंग है। अब ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना ये ना दो नंबर्स के ना HCF फाइंड करने के लिए यूज होता है। HCF, ठीक है, कोई दो नंबर्स का, अगर हमें दो नंबर्स का HCF फाइंड करना होगा ना तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। अब देखते हैं हम दो नंबर का HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि हमें ना 26 और 91 का हमें HCF निकालना है, तो इसमें से जो छोटा नंबर है ना उसको हम 91 से डिवाइड कर देंगे। 26 को 91 से डिवाइड कर देंगे। देखो जैसे तुम सिंपल पहले बनाते हो 91, यहाँ पे लिख लो 26। ठीक है, और 26 को जब डिवाइड करेंगे तो जब हम 26 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 78 आ रहा है। अब हम रिमाइंडर देखते हैं क्या आएगा, 11 - 8 3 8 - 7 1 13। अब तुम ना लिख दो 91 जो कि हमारा डिविडेंड था, जैसे हमने वो यूक्लिड डिवीजन लेमा में किया था। 91 इक्वल टू डिवाइजर 26 इंटू क्वोशंट और रिमाइंडर 13 प्लस 13। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे एल्गोरिथम में तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये था हमारा स्टेप 1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम ना जो डिवाइजर है उसको हम डिविडेंड बना देंगे, यानी 26 इक्वल टू, और जो हमारे रिमाइंडर है ना उसको हम डिवाइजर बना देंगे, यानी कि 13। अब हमारा 26 है ना डिविडेंड और 13 है डिवाइजर। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 13 इंटू 2 26 और 0। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है 13 इंटू 2 और रिमाइंडर है 0। देखो अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया ना, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता ना हमें इसी स्टेप्स को बार बार करते जाना है। मतलब जैसे इसमें देखो इस वाले स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमने फिर डिवाइजर को डिविडेंड बना दिया और रिमाइंडर को बना दिया डिवाइजर। ठीक है, अगर इस केस में भी नहीं आता ना हमारा तो फिर तुम डिवाइजर को डिविडेंड बना देते और रिमाइंडर को डिवाइजर बना देते। पर अब तो 0 आ गया, तो जो हमारा इस केस में जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना उस केस में जो हमारा डिवाइजर होगा वो HCF होगा इन दोनों नंबर्स का। तो 26 और 91 का HCF होगा 13। बस ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब तुम सोचोगे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स ना वो होते हैं जिनके HCF 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, मतलब जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, सिंपल सी बात है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, मतलब जिनका HCF नहीं, जिनके जो फैक्टर होंगे ना वो 2 से ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और जो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है ना, मतलब जैसे मान लो एक ले लो तुम कंपोजिट नंबर ले लो 14। अब इसकी तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसकी 2 × 7 ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब जो कंपोजिट नंबर है उसको हमने
प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया ना 2 into 7, तो ये जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ना ये हर एक कंपोजिट नंबर की ना यूनिक होगी। ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो 24 ले लो, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अलग है, इसकी अलग है। ऐसे तुम कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, हर एक की प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो हमेशा यूनिक होगी, ठीक है। बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता होगा, वैसे मेथड बता देता हूँ। ऐसे जो ट्री बनाते हैं 24, यहाँ पे पहले प्राइम नंबर से करोगे, कोई स्मॉलेस्ट 2 से करोगे तो 12 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 3 आएगा, 3 से करोगे तो 1 आएगा। तो अब इसके ये फैक्टर्स है ना प्राइम फैक्टर्स। ये था बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। हम इनमें जैसे एचसीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये एचसीएफ होता क्या? तो एचसीएफ ना कोई एक नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर, जो दो नंबर्स को ना कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ये एक लार्जेस्ट नंबर होता है जो डिवाइड करता है दो नंबर को कंप्लीटली, ठीक है। ये एचसीएफ होता है। अब हम एचसीएफ निकालते कैसे हैं? तो एचसीएफ निकालने से पहले ना एक बार तुम एलसीएम भी समझ लो, एलसीएम क्या होता है। अब देखो जो एलसीएम होता है ना वो एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है। एलसीएम होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ये डिवाइड करता नहीं है, ये डिवाइड हो जाता है बाय 2 नंबर्स। ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो दो नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ये करता नहीं है डिवाइड। एचसीएफ के केस में हमने देखा था कि ये डिवाइड करता है, पर एलसीएम डिवाइड हो जाता है। अब अगर तुम्हें आसान भाषा में बताऊँ ना तो ये जो एलसीएम होता है ना, अब मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब ये एलसीएम वो होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो दो नंबर का मल्टीपल होता है, मल्टीपल। और मल्टीपल वो होता है जैसे देखो 2 into 2 करोगे इक्वल टू 4, तो इसमें 4 है मल्टीपल, ठीक है। बस यही था एलसीएम के बारे में। अब हम देखते हैं कि जैसे दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम और 6 and 22। तो पहले 6 को ना तुम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, मतलब उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लाओ 2 into 3, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब 20 को कर दो तुम 20 equal to 2 into 2 into 5, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। देखो 20 यहाँ से 20 2 10 2 5 और 5 1, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ना। अब हम इसका ऐसे लिख सकते हैं ना 2 square into 5। अब देखो अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है ना तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, जो भी मतलब कॉमन फैक्टर होगा ना उसकी लोएस्ट पावर निकालेंगे, लोएस्ट पावर देखेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 फैक्टर कॉमन दिख रहा है मेरे को, और इसकी लोएस्ट पावर देखेंगे। लोएस्ट पावर है इसकी 1, तो इसका एचसीएफ हो गया 1, ठीक है। अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए ना, एलसीएम के लिए हम कोई कॉमन नहीं देखेंगे। एलसीएम के लिए हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी जो भी ग्रेटेस्ट पावर होगी सबसे, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो इन दोनों में देखो पहले 2 ले लेते हैं, 2 की ग्रेटेस्ट पावर दोनों में, इन दोनों में क्या 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इनटू, अब 3 यहाँ पे कॉमन नहीं देखना, 3 की पावर 1 तो 3 लिख देंगे, 5 की पावर 1 5 लिख देंगे। इससे हम एलसीएम निकालेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा, तो हमारा एलसीएम आएगा 60, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ 2 है और एलसीएम है 60। बस इससे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो देखो हमने ये दो नंबर ले लिए 21 और 82। अब पहले हम 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 into 7, ये 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, 82 की ये वाली प्राइम फैक्टराइजेशन है, हमने इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो कॉमन फैक्टर मेरे को 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, ठीक है। और इन और एचसीएफ में मैंने क्या बताया था कि हम इनकी ना कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, और जैसे यहाँ पे अब दो कॉमन फैक्टर है तो हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे 3 into 7, 7 की पावर हम 1 लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट 1 है, और 3 की पावर 1 लेंगे, तो इसकी एचसीएफ आ जाएगा 21, ठीक है। और एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि सारे जो भी फैक्टर्स है ना दोनों नंबर के उनका हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। तो 3 है इसमें, इन दोनों में 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या, 3 की पावर है 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर क्या ग्रेटेस्ट 2, 7 स्क्वायर इंटू, और ये 2 की पावर 1 तो इंटू 2। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 882, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ आ गया 21 और एलसीएम आ गया 882। तो मतलब देखो एचसीएफ हमें कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल नंबर्स इन्वॉल्वड। बस यही था हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं दो नंबर का ना। एक ये बात याद रख लो कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा ना वो किसका इक्वल होगा, उनके एचसीएफ इनटू एलसीएम के इक्वल होगा। और जैसे हमने पिछले वाले में तो देखो दिख लिया दो नंबर के 21 और 82, इनका एचसीएफ है 21 और 82, तो ये दोनों का सेम नंबर निकले, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। अब जैसे इसमें देखो इसमें हमारा एचसीएफ आ रहा है 2 और एलसीएम आ रहा है 60, ठीक है। और नंबर्स क्या है 6 और 20। अब इनको हम वेरीफाई करते हैं, तो नंबर देखो 6 into 20 और एचसीएफ हमारा था 2, एलसीएम था 60। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा इक्वल आना चाहिए, 6 into 20 आएगा 120 और 2 into 60 आएगा 120। तो हमारा ये इक्वल आ रहा है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब तुम जैसे और नंबर्स का भी देख सकते हो, पहले उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालो और फिर उनकी प्रॉपर्टी इससे वेरीफाई कर दो, मतलब प्रोडक्ट करके एचसीएफ और एलसीएम ये तुम वेरीफाई कर सकते हो। अब हम ना इरेशनल नंबर्स की ना इरेशनैलिटी को प्रूव करना सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें प्रूव √2 इज इरेशनल। अब इसको प्रूव कैसे करना हम देखते हैं। अब देखो सॉल्यूशन। अब जैसे ना दो बंदे हैं, एक बंदा कह रहा है कि √2 इरेशनल है और दूसरा बंदा कह रहा है कि √2 इरेशनल है। अब हमें ये तो पता है इरेशनल है, पर हमें ना प्रूव करना है। तो जो पर्सन 1 है ना वो कह रहा है कि √2 रैशनल है, ठीक है। और पर्सन 2 जो है ना वो कह रहा है कि √2 इरेशनल है। अब जो पर्सन 2 है ना वो पर्सन 1 को समझाएगा, मतलब प्रूव करेगा कि √2 कैसे रैशनल है। अब देखो पर्सन 2 है ना वो पहले ना पर्सन 1 की बात मान लेता है कि वो कहता है कि लेट, चलो ठीक है तुम्हारी बात सही है, √2 रैशनल है, लेट √2 भी रैशनल, ठीक है। अब रैशनल है तो मतलब हम √2 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल का मतलब ये होता है ना कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो √2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो p एंड q होंगे ना वो कोप्राइम इंटीजर्स होंगे। अभी कोप्राइम इंटीजर्स का मतलब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। अब हम इसे ये लिख सकते हैं ना √2 = p/q, ठीक है। अब इसको ना हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, p/q = √2, तो हमारा इससे p की वैल्यू आ गई √2q। अब हम ना दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो p² = 2q²। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 2 है वो p² को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p², ये तो हमें पता चल ही रहा है साफ साफ। तो अब हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो 2 है ना वो p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब तुम सोच लोगे कि मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ भाई 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, तो ये बात याद रखना कि जैसे मान लो एक, अब हम इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। अब हम कुछ जनरल बात कर रहे हैं, अगर p एक प्राइम नंबर है और वो a² को डिवाइड करता है, ठीक है, वो a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, 9 है, हमें 9 मान लो इसमें a है, ठीक है, और p मान लो यहाँ पे 3 है, p क्योंकि 3 तो एक प्राइम नंबर है। अब जब तुम 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर 81। अब जो 81 है वो 3 को भी, अब जो 81 है वो 3 से भी डिवाइड होता है, मतलब जो 3 है वो 81 को भी डिवाइड करता है, और a² तो मतलब 9 को भी डिवाइड करेगा, जो 3 है वो 9 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, तो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, तो हम अब इससे ये लिख सकते हैं ना
कि p इक्वल टू 2k, ठीक है, जो k क्या है, एक कांस्टेंट है कोई, वेयर k इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कुछ क्वेश्चन ही होगा, जैसे हम p को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइजर है, p डिविडेंड है और k क्वेश्चन है। अब रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हमें पता चला 2 डिवाइड्स p तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, ठीक है। p इक्वल टू 2k। अब देखो ये p, इसको ना तुम एक इक्वेशन 1 कर दो और इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है। अब हमें 1 और 2 से पता चल रहा है ना, 1 और 2 से हमें पता चल रहा है, हम p की वैल्यू ना इक्वेट कर देंगे। इसको पहले तुम स्क्वायर कर लेते हैं, p स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब देखो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। तो हम फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट 2k स्क्वायर, ये गलत हो गया, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 नहीं आएगा 4k, तो यहाँ पे 4k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। देखो भाई लिख सकते हैं ना 4k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, बिकॉज LHS इक्वल टू LHS तो RHS विल आल्सो बी इक्वल टू RHS। अब हम ना इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 को तुम इधर भेज दो तो 4k स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू q स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब देखो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, तो अब हमें इससे ये तो पता चल रहा है कि जो 2 है वो q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब जैसे हमने पहले कहा था अगर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स q आल्सो, 2 डिवाइड्स q आल्सो, ठीक है। पर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रैशनल नंबर तो वो होते हैं जो कोप्राइम इंटीजर्स हो, मतलब जिनका HCF 1 हो। पर इसमें तो देखो p और q को दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, तो p एंड q को 2 डिवाइड कर रहा है, दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इनका HCF तो फिर 2 हो गया। तो अब देखो जैसे 2 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा था ना, तो हम ये लिख सकते हैं सिंस 2 डिवाइड्स p एंड q, मतलब सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 डिवाइड्स p एंड q। पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि p एंड q कोप्राइम इंटीजर्स हैं। सो तो जो हमारी अजम्पशन थी ना, मतलब जैसे हमने रूट 2 को रैशनल माना था, सो आवर अजम्पशन was, और बीच में ये भी लिख देना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर कोप्राइम, ठीक है। हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। तो इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। अब हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूव कर दिया ना, अब तुम इसको ऐसे और भी ट्राई कर सकते हो खुद से, रूट 5 रूट 3 रूट 7 को तुम खुद प्रूव करके देखना, इनको इरेशनल प्रूव करके देखना। देखो हमने इरेशनल नंबर्स की इरेशनैलिटी को प्रूव करना तो सीख लिया। अब तुम्हारे पास ना ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 3 प्लस रूट 2 या और कोई में भी एडिशन में भी आ सकते हैं जिसमें ना इरेशनल नंबर तो होगा ही। अब इसको ना तुम इरेशनल प्रूव करना है, जो 3 प्लस रूट 2 है ना इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले जैसे हमने इरेशनल नंबर्स को हमने पहले रैशनल प्रूव कर दिया था ना, इसमें भी हम 3 प्लस रूट 2 को ना रैशनल प्रूव कर देंगे, लिख देंगे लेट 3 प्लस रूट 2 बी रैशनल नंबर। अब जैसे रैशनल नंबर का मतलब तो यही होता है कि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू p/q, ठीक है। अब इसको ना हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, रूट 2 इक्वल टू p/q माइनस 3 इधर चला गया ना। अब इस टर्म का हम एलसीएम ले लेते हैं, देखो रूट 2 इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन q, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब देखो जैसे p और q कोई इंटीजर है ना, जब हमने लिखा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं तो p एंड q आर सम इंटीजर्स, p एंड q कोई कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं ना। तो अगर p एंड q इंटीजर्स हैं तो ये जो पूरी टर्म है ये मतलब ये पूरी टर्म है ये एक इंटीजर ही होगी ना, मतलब कोई रैशनल नंबर होगी। तो हम लिखेंगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स दिस इम्प्लाइज p माइनस 3q बाई q इज रेशनल। अगर p माइनस 3q बाई q रेशनल है तो रूट 2 भी रेशनल होगा क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो लिखेंगे हम रूट 2 एंड सो रूट 2 इज रेशनल। पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें तो पता ही है पहले से कि रूट 2 इरेशनल है, इसमें हमें पता है इसमें हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना जरूरी नहीं है, तो इसमें तो हमें पता है रूट 2 इरेशनल है, पर इससे तो आ रहा है कि ये रैशनल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। अब जैसे रूट 2 रैशनल हम कैसे आए, हमने जब 3 प्लस रूट 2 को रैशनल माना तभी तो हम इस सिचुएशन पे आए हैं। जब हमने 3 प्लस रूट 2 को रैशनल माना तभी तो हम इस सिचुएशन पे आए कि रूट 2 भी रैशनल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी अजम्पशन थी ना, हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग दैट 3 प्लस रूट 2 इज रैशनल। हमने भाई अज्यूम ही गलत किया कि 3 प्लस रूट 2 रैशनल है, तो इससे हम लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, हेंस प्रूफ। और भी बाकी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लो 4 प्लस 2 रूट 2 को तुम्हें इरेशनल प्रूफ करना है, इसको भी एक बार तुमको ट्राई करना इरेशनल प्रूफ करना है। और 5 माइनस रूट 5 इसको तुम्हें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इन सबको ना जो मैंने मेथड सिखाया ना उसे एक बार प्रूफ करके देखना, हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये 3 डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं रियल नंबर्स की, ये 3 डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है जो मतलब ना एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, कुछ एक्सटेंड होने के बाद खत्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5/10, अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो 0.5। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर तुम 3 डिवाइडेड बाय 8 करोगे ना तो इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन होगी 0.375। तो देखो इसमें हमें पता चल रहा है ना कि 3 डिजिट के बाद ये एक्सपेंशन खत्म हो गया, मतलब डिवीजन खत्म हो गया, इसमें 1 डिजिट के बाद डिवीजन खत्म हो गया, तो ये होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग से तो हमें पता चल रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना ये एंडिंग होगी, मतलब टर्मिनेटिंग होगी, पर ना जो वर्ड होंगे ना डेसिमल के बाद वो रिपीट करेंगे। देखो एग्जांपल लेते हैं 125 डिवाइडेड बाय 99। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन मिलेगा कुछ 1.262626 ये ऐसे चलता ही जाएगा आगे। तो हम इसमें ठीक है, ये होती है
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग क्योंकि इसमें देखो ये रिपीट हो गया ना। एक और एग्जांपल देखते हैं 3/9। अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारे पास कुछ 0.333 ऐसे आगे चलता जाएगा। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पर। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो दिया जो ना तो खत्म होगी और ना रिपीट होगी कभी। ठीक है, जो ना कभी खत्म होगी ना कभी टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीट दिखेंगे हमें वर्ड्स, हमें रिपीट होते हुए भी नहीं दिखेंगे वर्ड्स। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है ना, ये इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये 0.12367955432 1 या आगे ऐसे चलता जा रहा है, तो ये तो कभी खत्म नहीं होगी और इसमें देखो हमें कुछ रिपीट होता भी नहीं दिख रहा। तो ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ, जैसे देखो √2 की वैल्यू क्या दिया 1.41421356 कुछ ऐसी होती है ना, इसको तुम बढ़ाते जाओ, ये कभी रिपीट नहीं होगी और खत्म नहीं होगी। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली डेसिमल एक्सपेंशन होगी ना, ये रेशनल नंबर्स की होती है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर सॉरी इरेशनल नंबर, रैशनल इरेशनल, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल। ये तो हमने 9th क्लास में नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाई था। अब देखो 10th में ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे तुम्हें ये रैशनल नंबर दे दिया और तुम्हें कहेंगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब इनकी डिवीजन नहीं करनी, तुम्हें बस ये बताना है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखो हमें जैसे किसी भी रैशनल नंबर का ये बताना होता है ना कि जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो इसके लिए ना हम एक फॉर्मूला याद करते हैं कि जैसे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ना, ये देखो रैशनल नंबर वही होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म लिखा जाए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उन्हीं रैशनल नंबर की होगी ना जिसमें जो क्यू होगा यानी डिनोमिनेटर, उसको हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लिख सकते हो। ठीक है, इसमें लिख सकते हो। ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिख सकते हो, वेयर n और n होल नंबर होंगे, मतलब 0 इंक्लूड होगा प्लस नेचुरल। ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। और जो क्यू है ना तुम्हें बस इसी की फॉर्म में लिखना है। अगर इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई और नंबर भी आ गया ना, कोई और प्राइम नंबर, मतलब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये प्राइम नंबर आना चाहिए। यानी कि जैसे 2 इंटू 5, चलो ये दोनों का आ गया, पर 7 आ गया ना, या मान लो 9 या मान लो 11 आ गया। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग होगी, फिर उसकी एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब हमारे पास ना बस 2 इंटू 5 की फॉर्म में आना चाहिए जो डिनोमिनेटर में। अब जैसे मान लो ये देखो इसमें देखते हैं 17/8 है। ठीक है, अब हम जब 8 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 क्यूब। अब तुम सोचोगे इसमें तो 5 आएगा तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, पर तुम 5 प्लस भी तो लिख सकते हो इंटू 5 की पावर 0। और मैंने तो कहा था कि n और m होल नंबर है तो मतलब 0 भी आ सकती है ना पावर यहाँ पे, और 5 की पावर 0 ये तो तुमने पढ़ा कि n नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज 1। तो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बात तो एक ही है ना। तो मतलब जो 17/8 है ना इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं 29/343। तो इसमें हम डिनोमिनेटर देखेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 7 क्यूब। तो ये तो 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं आना ना, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में नहीं आ रहा, तो मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब बाकी तुम एनसीईआरटी में देख लेना, और भी क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 1.4 में। हम ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, q जो है कहीं वो कुछ कोई भी इंटीजर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ना यूक्लिड डिवीजन लेना लगेगी जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, ए कोई भी ए मान लो ए कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे इसमें बाय EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, वी गेट देखो वो पढ़ा था ना हमने a = b q + r वेयर r स्मॉलर देन b एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा था ना। तो हम ना इसमें लगा देंगे, देखो ए हमने कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया और हमें ये बताना है ना कि 6q + 1 6q + 5, तो इसमें देखो 6 दिख रहा है कॉमन सम में, तो हम ना b की जगह 6 लगा देते हैं 6q और यहाँ पे r लिख दो। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें ये बताना है, देखो जो रिमाइंडर होगा ना वो 6 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा या इक्वल होगा, मतलब रिमाइंडर स्मॉलर देन 6 या फिर मतलब और 0 से बड़ा या इक्वल होगा 0 के। ठीक है, ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से किया। तो मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकती हैं, पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं हमारे 0 से 6 के बीच में 0 1 2 3 4 5 और 6 नहीं होगा क्योंकि r तो हमेशा 6 से छोटा इक्वल नहीं हो सकता ना, तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, पर हमें इसमें बताया कि पॉजिटिव ऑड है तो हम इसमें से ना रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज बट ऑड ही लेंगे, 0 इवन है 1 ऑड 3 ऑड और 5 ऑड। अब इस इक्वेशन में ना रिमाइंडर्स की वैल्यू पुट कर दो, a = 6q + 1 एक ये ऑड होगी, दूसरी इक्वेशन a = 6q + 3 और तीसरी होगी a = 6q + 5। अब क्वेश्चन देखो हमें यही तो प्रूव करना था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी a, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, ठीक है, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, हमने ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। मजाक हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, बस यही था इस चैप्टर में और कुछ तो था नहीं। चलो फिर चलते हैं, थैंक यू गाइस।